मैंने भी अन्ना आंदोलन पे ग्राउंड पे काम किया। आम आदमी पार्टी का मैं संस्थापक सदस्यों में से। मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, लॉफ्टी स्लोगन्स दिए गए, एक आइडियलिज्म प्रस्तुत किया गया, जबकि अंदर ही अंदर एक धूर्तता, स्वार्थ, निकम्मापन, ये सब एलिमेंट्स अरविंद केजरीवाल में थे जो तब समझ नहीं आए। यदि आंदोलन से पार्टी न निकलती तो जन लोकपाल बिल आज देश को मिल चुका होता। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सर शुरुआत कैसे हुई थी? अरविंद केजरीवाल अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जिसमें वो चंदे को लेकर बात करते हैं और उस दौरान वो आपका नाम लेकर धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में। डॉक्टर मनीष रायजादा जो कि यूएसए में नीचे ना रही है, हमारे मित्र हैं। क्या ऐसी चीजें हुई कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ गई? जब आप में सच्चाई नहीं होगी, जब आप में ईमानदारी नहीं होगी, तो आपको चाहे 67 सीटें पकड़ा दो, चाहे करोड़ों का बजट पकड़ा दो, आपने घपले ही करने। कुछ हुआ भी था पंजाब में आपके खिलाफ? उन्होंने हमें सराउंड कर लिया, लिटरली उस दिन हमारा खात्मा हो जाता। प्रशांत भूषण जैसे नेता, योगेंद्र यादव जैसे नेता थे, तो इनको पार्टी से बाहर निकाला गया, तब क्या एपिसोड था पार्टी के अंदर? नेशनल काउंसिल की कापासेड़ा में मीटिंग बुलाई और वहाँ पे बाउंसर्स बुलाए गए, को पिटवाया गया, उनको निकाला गया। इन्होंने चालू लोगों को लिया, जैसे सत्येंद्र जैन को आते सारे डिपार्टमेंट संभाल दिए। मैं सत्येंद्र जैन जी का हेल्थ एडवाइजर नियुक्त किया गया। मोहल्ला क्लिनिक बाय द वे मैंने उनको प्रपोज किया। लोकपाल बिल का क्या हुआ? पंजाब में क्यों नहीं लेके आइए? आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, या ये क्वेश्चन आप पूछिए। आप पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाइए। जन लोकपाल बिल, फुल लेजिस्लेटिव पावर है आपके पास। संदीप दीक्षित जी पिछले 15 सालों में कभी दिखे ही नहीं। आप जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया तो संदीप दीक्षित उनके घर पे पहुंच गए, शीश महल, वहां पे आंसू बहाने लग गए। मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं। आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया इसलिए आप नाराज रहते हैं उनसे, ऐसा कुछ है? मैं तो वहाँ पे चंडीगढ़ में प्रभारी भी था, गुल पनाग जी के कैंपेन का मैनेजर भी था, जबकि मुझे वहाँ सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अरविंद ने कहा गुल पनाग को दे देते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम करने आए हैं यहाँ पे। कुमार विश्वास की क्या स्टोरी है? जिसने भी अरविंद को नजदीकी से देखा है वो अपने घर वापस जा चुके हैं। बात सही है कि राज्यसभा सीट नहीं मिली, इस चक्कर में बाद में ये विवाद हुआ है। राज्यसभा में जाने की चाहत थी तो क्या गलत है? परमजीत सिंह कट्याल वो कुछ एलिगेशंस लगाते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है उन एलिगेशंस में? मसलन कि भाजपा वाले हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं, ये क्या था? वो पूरा एपिसोड क्या था? 10 सालों में आम आदमी पार्टी अपना कर्मा का साइकिल पूरा कर चुकी है। भाजपा की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहिए? जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का जमाना था, वो भाजपा तब सैद्धांतिक भाजपा थी। अब ये भटक चुकी है। नई दिल्ली विधानसभा से प्रवेश वर्मा का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ही इज एन आउटसाइडर, ही इज एन एलियन, एक्चुअली मिसफिट है इसके लिए। गाने वाला का वो क्या एपिसोड हुआ था? कैलाश खेर का एक सॉन्ग है, बोल रे दिल्ली बोल। जैसी वो बात फैली, अरविंद केजरीवाल ने कैलाश खेर को फोन किया कि झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। एक आम कहावत है कि अगर किसी इंसान या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना हो तो उसके किसी करीबी से बात करनी चाहिए, और करीबी अगर नाराज चल रहा हो तो उससे जो जानकारी निकलकर सामने आती है वो और ज्यादा सनसनीखेज होती है। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी के करीबी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनीष रायजादा। डॉक्टर मनीष रायजादा अमेरिका में सेटल्ड थे और वहां पर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 बरस से वो दिल्ली में अपना डेरा जमाए बैठे हैं। कारण क्या है? दिल्ली में चल रहे विधानसभा चुनाव, और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है जिसका नाम रखा है भारतीय लिबरल पार्टी। और ये जो डॉक्टर मनीष रायजादा है, उनके बारे में कभी अरविंद केजरीवाल अपने वीडियोस में, अपनी पीसीज में कहा करते थे कि चंदा मुहैया करवाने के लिए मनीष रायजादा का धन्यवाद। और आज यही मनीष रायजादा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज इनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके क्या मुद्दे हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर इनका क्या कहना है। तो आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। आप तो बिल्कुल कॉर्नर में बैठे हैं, कैसी चल रही है तैयारी? हाँ, मैं बस कैंपेन के लिए अभी निकलने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चला जाए, तो उसी दौरान बात हो जाएगी आपसे। हाँ। पार्टी को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर भी। आइए। ठीक है सर, आइए। सर शुक्रिया टाइम देने के लिए सर। थैंक्स भूपेंद्र। मनीष जी, सबसे पहला सवाल हमारे व्यूअर्स के लिए यही है कि
मुनीश रायजादा आखिर है कौन? देखिए मैं पेशे से तो बच्चों का डॉक्टर हूँ, मोर स्पेसिफिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ, बट बाय पैशन मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। जब अन्ना आंदोलन या इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो मुझे भी लगा कि मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ किसी ढंग से जुड़ूँ। मैं उस वक्त यूएसए में था, शिकागो में, एंड आई वाज ए प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। लेकिन मैं वहाँ से वापस आया, वहाँ भी मैंने पार्टिसिपेट किया। शिकागो में हमने रैलीज निकलवाई अन्ना आंदोलन के समय की। उसके बाद मैं वापस आया और मैंने भी अन्ना आंदोलन पे ग्राउंड पे काम किया और उसके बाद एक पार्टी बनी और मुझे लगा कि चलो व्यवस्था परिवर्तन हम लेके आएंगे, क्योंकि मेरे जो आइडोल्स थे, जो मेरे आदर्श थे, वो लोकनायक जयप्रकाश, महात्मा गांधी, अन्ना हजारे उस वक्त, क्योंकि मैंने अपना MBBS सेवाग्राम वर्धा से किया, महाराष्ट्र से, तो अन्ना हजारे को उस वक्त महाराष्ट्र में काफ़ी ख्याति प्राप्त थी एज ए एंटी करप्शन एक्टिविस्ट। विनोबा भावे, मुझे उस किस्म के रूरल सेटिंग्स में एक वहाँ तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम वर्धा, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये इंडिया का प्रीमियर रूरल इंस्टीट्यूट है। तो मेरे पास वो था उस ढंग का, कि गांवों तक चीज़ें जानी चाहिए, गांवों तक, लोगों तक जन केंद्रित काम करना, ये मेरे दिमाग में हमेशा था। तो मैं भी जुड़ा, लेकिन सब उसके बाद वो सब फिजल आउट हो गया, जो एक सोच थी। कब जुड़े थे आप आम आदमी पार्टी से पर्टिकुलर? आम आदमी पार्टी का मैं संस्थापक सदस्यों में से, यानी कि जो कोर टीम एक शुरुआत में बनी थी जी, उनमें से आप एक रहे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब अन्ना आंदोलन था तो मैं उसका हिस्सा था, तो नेचुरल उन्हीं में से पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात उठी। मैं फेवर में नहीं था पॉलिटिकल पार्टी बनने की, और जैसा अन्ना जी ने 2019 में हमें वेब सीरीज में उन्होंने अपनी चाहत प्रकट की, एक विश, कि यदि आंदोलन से पार्टी न निकलती तो जन लोकपाल बिल आज देश को मिल चुका होता। तो मैं भी जुड़ा पार्टी से उस वक्त, इवन दो मैं आई वाज नॉट इन फुली फेवर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर्मेशन, बट हमें लगा चलो कोई बात नहीं, रिंग में जाएंगे, पॉलिटिकल रिंग में जाएंगे, कीचड़ में उतरेंगे, कुछ अच्छा होगा। बट वो सब तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन की सर शुरुआत कैसे हुई थी? IAC एक स्पॉन्टेनियस मोमेंट था। काफ़ी लोग इसको समझते कि बड़े ऑर्गेनाइज्ड था, किसी की बैकिंग थी, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें खुद देखी हैं। जब मनमोहन सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो आप जानते हैं कि उस वक्त पिछले 3-4 सालों में, यानी कि 2010 से कॉमनवेल्थ गेम, उससे पहले 2G स्कैम, कोयला स्कैम, कोल स्कैम्स, ये सब स्कैम पे स्कैम होते जा रहे थे। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन अपने देश का अभिन्न हिस्सा है, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश। लेकिन जब स्कैम पे स्कैम होने लग जाए तो जनता भी उठ खड़ी होती है, लोगों में फ्रस्ट्रेशन आती है, और लोगों को लगता है कि हाँ, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। अदरवाइज तो यदि आप देखें तो पैटी करप्शन जिसको बोलते हैं, पैटी ब्राइबरी, वो तो आज रूटीन हिस्सा है, आज भी था, पहले भी था। तो जब ये सब, और CWG कॉमनवेल्थ गेम, ये प्रोबेबली जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक कील पे एक लास्ट नेल इन द कॉफिन, तो लोग तंग आ गए। क्योंकि हुआ क्या कि आप जानते हैं शीला दीक्षित के समय में, मतलब ये पेमेंट जो ये पत्थर फुटपाथ बने हुए हैं, इसकी टाइलें भी उखाड़ के फिर से लगाने के लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्ट्स रिलीज किए जा सके, टाइलें उखाड़ी गई, फिर लगाई गई, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। नैपकिन, टॉयलेट नैपकिन्स, टिश्यू पेपर्स भी उस वक्त 400 रुपए के रोल्स कॉमनवेल्थ गेम में ऑर्डर किए गए। इस किस्म की धांधलेबाजी हुई, तो लोग परेशान थे। तो उस वक्त कुछ लोग जो अपने आप को नायक साबित करने के लिए जुटे, उनको लगा कि हम, तो वो जन लोकपाल बिल का मसौदा लेके आए। ट्रांसपेरेंसी वेब सीरीज में ये बड़े बखूबी एक्सप्लेन किया गया। तो वो एक मसौदा लेके आए, ये बड़ा स्पॉन्टेनियस एक मूवमेंट खड़ा हुआ, जिसमें कुछ लोग थे शुरू में, और उसके बाद एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये जब जन आंदोलन चल रहा था, उस दौरान काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ रहा था, तो फिर ये पार्टी बनाने का कहाँ से सूझा? मतलब कोई ऐसी बात हुई आप लोगों के बीच में, या उस दौरान क्या हुआ ऐसा कि हमें पार्टी बनानी चाहिए? देखिए, अब 14 साल होने वाले हैं अन्ना आंदोलन को, अन्ना आंदोलन की शुरुआत के। अन्ना आंदोलन तो फिजल आउट हो गया, ठप हो गया। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हैं हाइंड साइट में, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ आती हैं, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स। हुआ क्या कि अरविंद केजरीवाल के एजेंडा था, उनको अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था,
उस वक्त हमें समझ नहीं आया था। उनको एक अपना पॉलिटिकल कैरियर बनाना था। आंदोलन उनके लिए बड़ा एक अच्छा उनको वो मिला माइलस्टोन की, चलो इसके माध्यम से मैं इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर लूँगा कि मैं अपना पॉलिटिक्स जमा लूँगा। तभी तो पॉलिटिकल पार्टी बनी। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों का एजेंडा ये था कि इस अन्ना आंदोलन से अब पॉलिटिकल कैरियर बना के अपना चुनाव लड़े जाए। ये सच्चाई है। तो फिर वहाँ से पार्टी की शुरुआत होती है। तो एक चीज़ हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि मुनीश रायज़ादा जी ने आज से 3-4 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नाम की एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें मुनीश रायज़ादा जी ने अपनी तरफ से कोशिश की उन सभी घटनाओं को उन्हीं कैरेक्टर्स के ज़रिए बताने की कि आखिर आम आदमी पार्टी बनी कैसे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन कैसे शुरू हुआ। और इसके साथ साथ मुनीश रायज़ादा जी ने उसमें उन सभी लोगों के इंटरव्यूज़ भी इंक्लूड किए जो आज के टाइम में आम आदमी पार्टी छोड़ चुके हैं, चाहे वो कुमार विश्वास जी हों, चाहे वो किरण बेदी रही हों जो उस वक्त कोर टीम का हिस्सा हुआ करते थे। ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनसे उस डॉक्यूमेंट्री में बात हुई है और उसके बारे में आपने बताया है। तो सर, ये तो एक बात हुई, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री अभी रिलीज़ हुई है 2-3 दिन पहले भी। तो वो डॉक्यूमेंट्री किसी फेमस यूट्यूबर ने अभी लॉन्च की है आम आदमी पार्टी की, जिसमें आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा जितना भी ये जेल जाने की ये पूरी प्रक्रिया उनकी शुरू हुई, इसमें बीजेपी का हाथ था और करप्शन बिल्कुल भी नहीं था, ना के बराबर था, लेकिन उनको एक तरह से विक्टिम बना दिया गया इस चीज़ का। आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि जो ये जो डॉक्यूमेंट्री अभी रिलीज़ कर गई है इलेक्शन से 10 दिन पहले। दूसरा, ध्रुव राठी ने ये वेब सीरीज़ बनाई है या डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ध्रुव राठी एक पेड एजेंट है अरविंद केजरीवाल का। अच्छा। आपने जब भी देखा आज तक उन्होंने वो जर्मनी में बैठ के आज तक उनका एक सिंगल एजेंडा है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से पॉलिटिक्स में सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ किया, जिस पार्टी को बनाया उसी को मोलेस्ट किया केजरीवाल ने। जो सिद्धांत उन्होंने बोले उन्होंने उनको निभाया नहीं। तो उनको किस प्रकार से उन्होंने प्रोटेक्ट किया हमेशा ध्रुव राठी ने, ये उसका जो पेड एजेंडाई एजेंडाई उसका जो उनका वो है। तो इस किस्म के पत्रकार हैं। पोल खुल चुकी है उनकी, पोल पहले भी खुल चुकी थी, अब लोगों को समझ आ गया। तो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड विद दैट। अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है जिसमें वो चंदे को लेकर बात करते हैं और उस दौरान वो आपका नाम लेकर धन्यवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं उस वीडियो में। डॉक्टर मुनीश रायज़ादा जो कि यूएसए में नीचे ना रहे हैं, हमारे मित्र हैं। तो वहाँ से पार्टी छोड़ने तक क्या ऐसी चीज़ें हुई कि आपको आम आदमी पार्टी छोड़नी पड़ गई? देखिए, आम आदमी पार्टी जब बनी 2012 में 2012 में, तो आंदोलन से पार्टी निकली। इनफैक्ट पार्टी निकाली गई, उनका एजेंडा क्लियर था। आज समझ आ चुका है ये बात। उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का एक सपना दिखाया। हमारे जैसे दुनिया भर के लोग जुड़े कि चलो व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ अच्छा काम करके दिखाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, निकलो भावे मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तो बड़ा लॉफ्टी स्लोगन्स दिए गए, एक आइडियलिज्म प्रस्तुत किया गया, जबकि अंदर ही अंदर एक धूर्तता, स्वार्थ, निकम्मापन, ये सब एलिमेंट्स अरविंद केजरीवाल में थे जो तब समझ नहीं आए। जब लॉफ्टी आइडियलिज्म किया जाता है, जब आंदोलन से एक सैलाब खड़ा हो जाता है, तो आप उसमें जो भी आइडियाज़ बेचना चाहेंगे टिपिकली उसकी उनको सेल करना आसान होता है। अब ये बोला गया कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसका नाम आम आदमी पार्टी रखा गया। आम आदमी पार्टी में 3 मूलभूत सिद्धांत बोले गए। नंबर 1, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, चंदा की पारदर्शिता। और भूपेंद्र जी, मैं आपको ये बड़े खुशी के साथ बता सकता हूँ कि चंदा की पारदर्शिता ने हमें इम्प्रेस किया। हमने कहा कोई बात नहीं, तो होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि पॉलिटिकल फाइनेंस या जिसको एक्सपेंडिचर, कैंपेन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग बोलते हैं, वो यदि क्लीन हो गई तो अपने देश में राजनीति क्लीन हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखते हैं ये तो मेन एजेंडा था ना, मेन एजेंडा। तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव टू मी। फिर इन्होंने कहा कि हम आंतरिक लोकपाल अपना नियुक्त करेंगे। फिर साथ में ये भी बोला कि हम हाई कमांड कल्चर लेके आएंगे, हाई कमांड कल्चर को ख़त्म करेंगे। क्योंकि उस वक्त आप देखते हैं इंडिया में पर्सनैलिटी कल्ट वाली पॉलिटिक्स है। तो इन्होंने कहा कि हम ये करेंगे। तो ऑल दीज फीचर्स लोग बड़े इंप्रेसिव थे। हमें लगा कि चलो हम इस बहाने अच्छी राजनीति कर पाएंगे। और जब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में पिछले 12 सालों से 10-12 सालों से था, मुझे लगा कि वास्तव में अमेरिका से मेरा आना सफल होगा, क्योंकि
हम राजनीति की शक्ल बदलेंगे, एक राजनीति की संस्कृति बदलेंगे, और ये सब बातें बोली गई। अब हुआ क्या कि जैसे ही सत्ता में आए तो सबसे पहले दिल्ली में हम सत्ता में आए, मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी का हिस्सा था। सत्ता में आते जो सबसे पहला जो हमने वहाँ पे गलत काम किया, जो सबसे पहले जिसको कहते हैं कि ना मोलेस्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स, खिलवाड़ किया सिद्धांतों के साथ, वो यही था कि चंदा की पारदर्शिता के सिद्धांत को हटा दिया गया। हमने ये कहा था कि हम एक एक पैसे का हिसाब किताब देंगे जनता को, जनता का जो आएगा चंदा उसका हम चंदा की अपनी वेबसाइट पे दिखाएंगे। अब चंदा की पारदर्शिता यानी कि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। अब हम तो एक्टिविस्ट थे, मैं यूएसए से आया था, हमारे पेट भरे हुए थे, हम यहाँ पे स्कैम करने नहीं आए थे, प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करने आए थे। तो मैंने अरविंद से बात की, मैंने कहा यदि आप इस सिद्धांत के साथ खिलवाड़ करेंगे तो अपन वो जो बनाना चाहते हैं इंस्टीट्यूशन वो बन नहीं पाएगा, इसकी फाउंडेशंस वीक हो जाएगी। सत्ता में आ चुके थे, अरविंद केजरीवाल सुनने के मूड में नहीं थे। हम लोग फिर अन्ना जी से मिले, ये 2015-16 की बातें हैं। अन्ना जी से मिले, हमने कहा अन्ना जी जिस सिद्धांत के लिए हम आए थे, यद्यपि अन्ना जी ने मना किया था पॉलिटिकल पार्टी बनाने, अन्ना जी तो पहले ही उनसे अलग हो गए थे ना, लेकिन फिर भी वो हमारे आइडल थे हमारे। हमने कहा कि ये सिद्धांत खिलवाड़ किया, उन्होंने कहा अपन लोग एक्टिविस्ट लोग हैं, जहाँ गलत है वहाँ पे खड़े हो जाओ। तो हम फिर से अरविंद केजरीवाल, हमने आम आदमी पार्टी के खिलाफ चंदा बंद सत्याग्रह चलाया। चंदा बंद सत्याग्रह, ठीक। यानी कि हमने कहा कि आप आम आदमी पार्टी, जनता से अपील की कि आम आदमी पार्टी को आप डोनेशन मत दीजिए, हिसाब नहीं तो चंदा नहीं। ठीक है, हमने ये बोला कि यदि आप हिसाब नहीं दोगे तो चंदा मत दे, जनता चंदा मत दे। ठीक है, सिद्धांतों पे वापस आओ, हिसाब दिखाओ, ये हमारी नारेबाजी। तो ये आपने मुहिम उस दौरान शुरू की थी। पंजाब में भी गए थे। यही मैं अगला एपिसोड आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब में ऐसा क्या हुआ था उस वक्त चंदा बंद सत्याग्रह के दौरान? तो चंदा बंद सत्याग्रह हमने चलाया हुआ था। पंजाब इलेक्शंस आ गए जिसमें आम आदमी पार्टी कहती है हम गवर्नमेंट बनाएंगे। हमने कहा पहले आप हिसाब किताब दिखाओ, ठीक है ना। तो हम पंजाब में पहुंच गए, जो एक्टिविस्ट हमारे थे 25-40 हम पहुंच गए वहाँ भी हमने जनता से अपील की कि आप हमारी पार्टी को चंदा भी मत दीजिए, वोट भी मत दीजिए, क्योंकि ये तो सिद्धांतों से भटक चुके हैं। उस दौरान क्या कुछ हुआ भी था पंजाब में आपके खिलाफ? पंजाब में हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे। अब पंजाब में तो आप जानते हैं कि रूरल एरिया भी काफ़ी बड़ा है, देहात भी काफ़ी बड़ा है। हम कहीं पहुंच गए, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कुछ लोग हमारे पीछे पड़ गए, उन्होंने हमें सराउंड कर लिया। अच्छा। हाँ, लिटरली उसकी फुटेज फिर आम आदमी पार्टी ने अपने फेसबुक खूब डाली कि देखो मुनीश शहजादा यहाँ पे गद्दारी किया जा रहा है, ये वो। उसमें हम लिटरली उस दिन हमारा काइंड ऑफ खात्मा हो जाता। ये तो पता नहीं कैसे किसी ने फ़ोन कर दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, कमांडोज आए, कमांडोज ने हमें लिटरली वहाँ से अपलिफ्ट करके बचा लिया। अच्छा। तो उस दिन हमारा मर्डर कर दिया जाता उस दिन। मतलब यहाँ तक स्थिति आ गई? यहाँ तक स्थिति आ गई थी। ये क्योंकि दे वर टोटली रैटल्ड। आम आदमी पार्टी सिद्धांतविहीन राजनीति करने में जुटी हुई थी, इनको सिद्धांतों से कोई लेना देना था, हम सिद्धांतों पे अड़े हुए थे। तो दैट वाज द पॉइंट। चलिए अब थोड़ा सा दोबारा वापस आते हैं। चंदा बंद सत्याग्रह तो आपने किया ही, ये जो पार्टी बनी उसके बाद 49 दिन तक पहली सरकार चली, उस दौरान की क्या परिस्थितियां थी? प्लस प्रशांत भूषण जैसे नेता रहे हैं आम आदमी पार्टी में, और प्लस योगेंद्र यादव जैसे नेता थे, तो इनको जब पार्टी से बाहर निकाला गया तब क्या एपिसोड था पार्टी के अंदर? इसमें हुआ ये था कि ये मैं आपको ले चलता हूँ 2015 में। पहले 49 डेज की गवर्नमेंट बनी 2014 में दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया। रादर देन डिलीवरिंग टू द पब्लिक्स एक्सपेक्टेशन, उन्होंने जानबूझ के जन लोकपाल बिल का सहारा लेके कि जन लोकपाल बिल के लिए तो मैं 100 कुर्सियाँ तक कुर्बान कर सकता हूँ सीएम की, ये तो मेरे लिए चीज़ ही क्या है, क्योंकि उनको पता था कि वो उस गवर्नमेंट को चला ना पाते। तो उन्होंने रिज़ाइन किया। उसके बाद जनता ने फुल समर्थन दिया। 2015 में जो इलेक्शन हुए दिल्ली विधानसभा के, उसमें फुल मेजॉरिटी इनको मिली। 70 में से 67 सीटें बहुमत दिया जनता ने। बिल्कुल। अब डिलीवरी का टाइम आ गया। आपको एक बहुत बड़ी एक मैंडेट दिया है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। अरविंद केजरीवाल जिस जंग की बातें बोलते थे कि देश में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स लेके आनी है, उस वक्त उस अरविंद केजरीवाल जैसे तो कई लोग चाहिए थे। अब ये अंदर ही अंदर बड़े इनका सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल। ये ट्रुथ को फेस नहीं कर सकते,
ये चाहते नहीं कि कोई उनकी जगह कोई दूसरी कोई साथ में और कैपेबल लोग खड़े हों। तो जो लीडरशिप को डेवलप करना चाहिए था, उसकी बजाय इन्होंने एक रास्ता अपनाया कि मैं लोगों को ख़त्म करूँगा। देखिए कटियाल, जो परमजीत कटियाल ने मेरी वेब सीरीज़ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता में एक डायलॉग बोला कि जिसने भी अरविंद को नज़दीकी से देखा है वो अपने घर वापस जा चुके हैं। दिस सम्स अप एवरीथिंग। केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनाए गए थे, 67 सीटें। अब उनमें घमंड आ गया कि ये इलेक्शन तो मेरी वजह से जीता गया, उनकी मतलब केजरीवाल की वजह से। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा अब लोगों को हटाओ, जिन्होंने भी उनके प्रति थोड़ा बहुत भी आगे उनके प्रति वो था उनको हटाओ। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, इन लोगों को हटाना, प्रोफेसर आनंद कुमार, अजीत झा, इनको हटाने के पीछे ये था कि कोई भी इनके रास्ते में रुकावट ना हो, कोई भी इनको तंग मत करे, कोई भी इनको ये ना कहे कि अरविंद इसको ऐसे नहीं वैसे करो, जबकि वो डेमोक्रेटिक लोग थे वो भी, ठीक है आप। लेकिन वर्ष क्या हुआ कि जो ये कहते थे कि हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, वो इतने इनटॉलरेंट हो गए, इतना उनमें टॉलरेंस की कमी आ गई कि अरविंद केजरीवाल ने एक नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग बुलवाई, नेशनल काउंसिल की कापासेड़ा में मीटिंग बुलाई और वहाँ पे बाउंसर्स बुलाए गए। अच्छा। ये पार्टी जो 1.5 साल पहले तक ये बोलती थी कि हम तो सत्य के साधक हैं, व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे, ये वो, उन्होंने वहाँ पे बाउंसर्स बुला के इनको पिटवाया, अपने ही लोगों को, अपने लोगों को, आम आदमी पार्टी के जो समर्थक थे। और विभव कुमार जैसे लोगों को उन्होंने इस्तेमाल किया, आशीष तलवार, विभव कुमार, इन्होंने सब प्लॉट रचा वहाँ पे। क्योंकि मैं भी उस मीटिंग में गया था, उस मीटिंग में पेन तक ले जाना अलाउड नहीं है, सेल फोन सब कुछ रखवा लिया गया। कापासेड़ा में नवेश यादव जो कि एमएलए बन चुके थे, उनका बहुत बड़ा रिसोर्ट है वहाँ पे, वहाँ पे मीटिंग बुलाई गई क्योंकि गवर्नमेंट बनी थी 2015 फरवरी में, और ये मीटिंग हुई थी मार्च अप्रैल में। और इसी मीटिंग के दौरान योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर किया, पार्टी से उनको पिटवाया गया, उनको निकाला गया। इसकी आवश्यकता क्या थी? आप वैसे हटवा दीजिए, लेकिन इनटॉलरेंस जिसको कहते हैं कि सिर पे चढ़ गई जीत की, वो जीत, विक्ट्री सिर पे चढ़ गई। तो ये उनका असली रूप था अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ एक ढोंग रचा, नाटक रचा कि मैं देश में इस प्रकार के एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मॉडल लेके आऊँगा, हम लोग ओवरऑल ऑफ द सिस्टम करेंगे, संपूर्ण क्रांति लेके आएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर ही वाज ए वेरी इनसिक्योर गाय, इनसिक्योर, सोच की भी कमी है, वेरी सेल्फ सेंटर्ड गाय, जिसमें गुस्से वाला व्यक्ति, सुन नहीं सकता, अटेंशन टू डिटेल्स नहीं है उनके पास, क्योंकि मैंने अरविंद को बड़े नज़दीकी से देखा हुआ है। एंड दिस इज नथिंग पर्सनल, मैं जो ये करेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ ये जनता के लिए, जनता मतलब ये होनी चाहिए पब्लिक डोमेन में, क्योंकि अल्टीमेटली एक एनी पॉलिटिकल पर्सन जैसे पब्लिक फिगर, तो उनको पता होना चाहिए कि कैसे इस आंदोलन की हत्या हुई। मैंने वेब सीरीज़ बनाने के पीछे भी भूपेंद्र जी, मेरा मकसद यही था, क्योंकि ये 2019 की बात है। मुझे 2018 तक ये लगा, मैंने कहा मैं पिछले 8 सालों से एक आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, मैंने अपना टाइम, पैशन सब कुछ दिया ये, और जिन किस्म की डिटेल्स को मैं एक साक्षी हूँ, तो ये लोगों तक पहुँचने चाहिए। तो जो डॉक्यू ड्रामा मैंने बनाया ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, उसके पीछे भावना ये थी कि मैं वो सब चीज़ें अब जनता के सामने ले आऊँ ताकि किसी किस्म का मलाल ना रहे। हिस्टोरियंस के एंगल से, जो पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, एकेडमिशियंस हैं, जनता है जिनको क्यूरियोसिटी है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए वेब सीरीज़ ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता एक लेसन भी है उनके लिए। उनको समझ आएगा कैसे एक आंदोलन खड़ा किया गया, कैसे उस आंदोलन में एक स्वार्थ पैदा हो गया, कैसे उस आंदोलन में इस किस्म की बातें हुई, कैसे वो पानी ठहराव आ गया, स्टेसिस लाई गई। और ये डॉक्यू ड्रामा है, इट्स नॉट जस्ट ए सीरीज ऑफ इंटरव्यूज। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत कम लोग जानते होंगे आपके बारे में कि आप जब सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो सत्येंद्र जैन जी जो हेल्थ मिनिस्टर बने, बाद में गिरफ्तार किए गए, मतलब ईडी का मामला था उनके ऊपर, तो उस दौरान आप उनके साथ भी थे उसी मिनिस्ट्री में। तो उस दौरान क्या चीज़ें चल रही थी आपकी तरफ से? हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या था कि दिल्ली में किस तरह के बदलाव किए जाएंगे, प्लस सरकार ने क्या उस वक्त कोई काम किया या नहीं हो पाया अभी तक भी? राइट, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या था कि अरविंद केजरीवाल की पर्सनैलिटी का एक और हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। जब सरकार बनी तो सत्यनिष्ठ लोगों को इंक्लूड नहीं किया गया उसमें, जो कमिटमेंट के साथ आए थे। और मैं अकेला नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अकेला ही था जो अमेरिका से आया, हमारे जैसे दुनिया भर के लोग थे।
रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, यंग पीपल, स्टूडेंट्स, टेक्नोक्रेट्स, अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिलाएं, बहनें, दुनिया भर के लोग थे। टैलेंट था, क्योंकि आंदोलन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से देश, अब पहले आंदोलन फिर पार्टी के माध्यम से देश बदलने की चाहत थी। उस प्लेटफॉर्म में लेकिन इन्होंने लिया किसको? इन्होंने चालू लोगों को लिया। जैसे सत्येंद्र जैन को आते ही सारे डिपार्टमेंट संभाल दिए। खुद तो डिपार्टमेंट लेने सीएमशिप तो ले ली, 2015 की बात बता रहा हूँ, लेकिन एक भी पोर्टफोलियो नहीं लिया, एक भी कैबिनेट में एक मिनिस्ट्री नहीं ली। कुछ मनीष सिसोदिया को पकड़ा दिए एंड मेजॉरिटी ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, PWD एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो दुनिया में जिसको कहते हैं व्हीलर डीलर, जिसको काम धंधे करने आते हैं, ऐसे व्यक्ति को ले लिया। मैं सत्येंद्र जैन जी का हेल्थ एडवाइज़र नियुक्त किया गया, मेडिकल एडवाइज़र, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड पेशा डॉक्टरी है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि मैंने कहा दिल्ली की अगर मोहल्ला क्लिनिक, बाय द वे मैंने उनको प्रपोज किया। अच्छा, मतलब जो मोहल्ला क्लिनिक स्कीम आम आदमी पार्टी की है वो आपकी प्रपोज थी, क्योंकि आपको ध्यान होगा 2015 में ओबामा केयर बड़ा एक ट्रेंडी टॉपिक था। ओबामा केयर इसेंशियली क्या है कि यूएसए में जिन लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ओबामा ने कहा कि हम ऐसी स्कीम लेके आएंगे जिसमें कुछ अमाउंट देके हेल्थ इंश्योरेंस का वो हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, प्रीमियम उनके सस्ते, आयुष्मान भारत कार्ड अभी आज के टाइम एग्जैक्टली, तो प्रीमियम उनके लिए लो होंगे ताकि पुअर पीपल या जिनके पास उतना एक्सेस नहीं है हेल्थ का वो कवर हो जाए। यानी कि उनकी इंटेंशन ये थी कि सभी लोग हेल्थ केयर एक्सेस उनके पास पहुंचने चाहिए। अब यहाँ पे केजरी केयर की बात उठी फिर, लेकिन केजरी केयर से होते होते नाम मोहल्ला क्लिनिक पे आ गया। मोहल्ला क्लिनिक अपने आप में कोई गलत स्कीम नहीं थी, अच्छा आइडिया है भाई। आप जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो डोर स्टेप तक लेके जाना चाहते हैं, गली मोहल्लों में बना दो एक छोटा सा पोटा केबिन में आप क्लिनिक। लेकिन आप देखिए पिछले 10 सालों में हुआ क्या, जो 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात की गई थी, मुश्किल से 50 ऑपरेशनल है। सिंक टेस्ट आपने स्कैम सुना होगा कि कैसे सारे फालतू का ब्लड लेके उनको फेक लैब वैल्यूज़ बना के दे दी जाती हैं, फेक रिपोर्ट्स, और वो उस जो ब्लड सैंपल कलेक्ट किया आपने सिंक में डाल के उसको वेस्ट कर दिया, फेंक दिया। अच्छा, गोस्ट पेशेंट का स्कैम भी उठा मोहल्ला क्लिनिक पे कि पेशेंट आते ही नहीं है, और ज़बरदस्ती बनू के नाम उनका चढ़ा के सिस्टम है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में पेशेंट जो भी एक पेशेंट देखता है उसकी एक कीमत डॉक्टर को मिलती है जी। तो अब वो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है दिखाओ पेशेंट्स, फेक पेशेंट्स दिखाओ, क्योंकि जब आप में इंटीग्रिटी नहीं होगी, जब आप में सच्चाई नहीं होगी, जब आप में ईमानदारी नहीं होगी, तो आपको चाहे 67 सीटें पकड़ा दो, चाहे करोड़ों का बजट पकड़ा दो, आपने घपले ही करने, आपने उसमें गड़बड़ करनी है। तो सत्येंद्र जैन वाज ए व्हीलर डीलर, उनको पता है कि काम धंधे, गोरख धंधे कैसे किए जाते हैं। आप देख लेना, अब आप खुद ही देख लीजिए, शराब घोटाला, वो खुद जेल में चले गए हवाला में सत्येंद्र जैन, ठीक है, हवाला कांड में, और इनकी गवर्नमेंट आप देखिए स्कैम पे स्कैम हुए पड़े। तो सत्यनिष्ठा यदि नहीं है तो आप कितना ही प्रीच कर लीजिए, और यदि आपकी कथनियों करने में फ़र्क है तो अंततः पोल खुल जाएगी। 10 सालों में आम आदमी पार्टी अपना कर्मा का साइकिल पूरा कर चुकी है, और उस डाउनफॉल के लिए कौन जिम्मेदार है? आप, मैं, या पब्लिक नहीं। ही हिमसेल्फ इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आप में चिंतन था नहीं। चिंतन था तो नकली था, घोटालेबाजी आपके माइंड में थी। आपका पहला मूल मंत्र था कि घोटाला मैं कैसे करूँ, शीश महल बना लिया। अब टिकटें बेचना, आम आदमी पार्टी की क्या खासियतें हैं? 2-3 यही है कि झूठे वादे, अनारकी, अराजकता एवं टिकटें बेच के इन्होंने पैसे बनाए हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट को देख लीजिए, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट को देख लीजिए। हेल्थ सेक्टर को लेकर आपको क्या लगता है कि पिछले 10 साल में कोई काम हुआ है दिल्ली में कि नहीं हुआ है हेल्थ सेक्टर को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप LNJP, GB पंत हॉस्पिटल चले जाइए, 10 साल पहले भी ऐसा था। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस तो देखिए देश में होती है। आप ये बोले कि अब जैसे कंप्यूटर है, सेल फोन है, मोबाइल फ़ोन, क्या सस्ते नहीं होंगे? टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली घरों घरों तक पहुंचती है, कोई आमूल बदलाव आ गया होगा ऐसा कुछ नहीं है। EMR की बात मैं बताता हूँ आपको, बड़ा क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, EMR बोलते हैं इसको EHR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। मैं USA में पिछले 22 सालों से एज ए मेडिकल डॉक्टर हूँ, न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर। वहाँ पे हॉस्पिटल्स लिटरली पेपरलेस हैं, लिटरली पेपरलेस। पेशेंट रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिस्क्रिप्शन लिखने तक, से लैब रिपोर्ट से लेके, एक्सरे रिपोर्ट से लेके, मेडिकल जो उसके प्रोग्रेस नोट्स होते हैं, डिस्चार्ज समरी, एवरीथिंग इज़ इलेक्ट्रॉनिक। ये सब, इन सब चीज़ों को बोलते हैं EMR, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स। सब पेशेंट के हाथ में कोई थमाया नहीं जाता, एवरीथिंग इज़, यू कैन सी एवरीथिंग ऑनलाइन।
मैं जब 2015 में मैंने सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर थे, और मुझे जानते भी थे पहले क्योंकि हम पार्टी में इकट्ठे काम कर चुके थे, मैंने कहा कि आप EMR लेके आओ, इसमें इन्वेस्ट करेगी ना गवर्नमेंट, तो उसके 2-4 सालों में ऐसे ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि हॉस्पिटल्स में एफिशिएंसी बढ़ेगी, बजटिंग कम हो जाएगी, क्योंकि आप पैसा बोले ये इन्वेस्टमेंट है, बट उसके रिजल्ट ये नहीं लगेगा कि हेल्थ केयर सस्ती हो जाएगी, पेशेंट्स को भटकना नहीं पड़ेगा, कागज़ आप अब ले लेके पर्चियाँ ले लेके घूमते रहते हैं, और रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे, रिकॉर्ड्स मेंटेन हो जाएंगे, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का काम ईजी हो जाएगा। अब तो कागज़ इस्तेमाल करते हैं, तो अब इनको बड़ी क्यूरियोसिटी हुई। अच्छा, EMR वॉज नथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि मैं 2002 में USA गया था, तो तब जब मैं ट्रेनिंग में था, तब मतलब एज ए डॉक्टर मैं वहाँ पे MD या DM किया, तब भी EMR था वहाँ पे, तो EMR वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस थिंग फॉर मी। अब इनको इंटरेस्ट जागा, तो हम कोची भी गए, कोची में माँ अमृतामयी हॉस्पिटल है, बाई चांस उनके पास EMR था। तो कोची आप और सत्येंद्र जैन जी इकट्ठे गए थे? कोची केवला मैं और सत्येंद्र जैन जी गए। अच्छा, मतलब हेल्थ मिनिस्टर साथ गए आपके, ये देखने की वहाँ चल क्या रहा है? हाँ, वो देखना, वो समझना चाहते थे, जबकि मुझे तो इसमें कोई ऐसा था नहीं, कोई नई चीज़, बट मैंने कहा चलो, फिर मैंने वेंडर से बात की, तो पता चला कि माँ अमृतामयी हॉस्पिटल के पास ये EMR फुली ऑपरेशनल है। तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ इन प्रैक्टिस ये होता क्या, हाउ डज इट वर्क, ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं। तो मैं और सत्येंद्र जैन जी गए, और हम लोगों ने सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ी, रात को वापस आए। अच्छा। EMR वहाँ पे हमारे बड़ा आदर सत्कार के साथ हमें इनवाइट किया गया, वेलकम किया गया, पूरा 5-6 घंटे उन्होंने हमें EMR दिखाए, मीटिंग्स हुई, नथिंग केम आउट ऑफ सच मीटिंग्स। लेकिन आज तक EMR का कोई सिस्टम खड़ा नहीं हुआ। कोई मतलब ही नहीं है, फेक, इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी करनी थी। CCTV कैमरास देख लीजिए आप, दिल्ली में आपको मिल जाएंगे। हम नई दिल्ली विधानसभा में लगातार पिछले 4 महीने से, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ इस वक्त नई दिल्ली विधानसभा से, प्रत्याशी हूँ 2025 के जो 5 फरवरी को, आज से 14 दिन बाद इलेक्शन है। मैं यहाँ CCTV कैमरा में धोबी घाट पे गया, JJ क्लस्टर गया, सब कहते हैं CCTV कैमरे के डब्बे तो लगे हुए हैं, बट इसमें है नहीं कुछ कोई मतलब कोई उनमें कुछ दम नहीं है। वाईफाई के कनेक्शन फेक लगे हुए हैं, कुछ नहीं है, यू कांट यूज़ द वाईफाई। उसी प्रकार से EMR पे कोई काम नहीं किया। मैंने 2-3 प्राइवेट चेन हॉस्पिटल्स को बुलाया, ताकि कुछ हॉस्पिटल दिल्ली गवर्नमेंट चला नहीं पा रही थी। शीला दीक्षित जी के समय में एक हॉस्पिटल बना था ताहिरपुर, यमुना पार, शादरा साइड, शादरा के पास है ताहिरपुर प्लेस, वहाँ पे एक हॉस्पिटल का नाम है राजीव गांधी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। भूपेंद्र जी, आप उस हॉस्पिटल को जाके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा संगमरमर से बना हुआ शीला दीक्षित के टाइम का ये क्या हॉस्पिटल है, आलीशान 5 स्टार उसकी लुक है, बाहर खड़े होकर देखेंगे। वो आज भी ऑपरेशनलाइज नहीं है, मुश्किल से 10% वहाँ पे मतलब वहाँ पे 10% ऑफ द हॉस्पिटल वहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है, बाकी सब खाली पड़ा है। राइट। तो उस वक्त मैंने सजेस्ट किया, मैंने कहा इस हॉस्पिटल को अपन क्या करते हैं, PPP मॉडल में ले आते हैं, पब्लिक प्राइवेट मॉडल में ले आते हैं। ये उस वक्त की बात है जब आप आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, 2015 में, मैं जब मेडिकल एडवाइज़र था जी। तो इसमें क्या होगा कि अपने पास वो मीन्स है नहीं चलाने के लिए गवर्नमेंट के पास, तो PPP मॉडल में जैसे पासपोर्ट सेवाएं हैं, पासपोर्ट सेवा गवर्नमेंट ने टाई अप कर लिया प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो काम थोड़ा आउटसोर्स कर दिया। अब दोनों गवर्नमेंट भी बेनिफिट उसका ले पा रही है, पब्लिक के लिए भी फास्ट भी हो रहा है, पब्लिक को भी सुविधाएं हो गई हैं, एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग मनी आल्सो ऑन दैट। तो यही मॉडल मैंने इनको बोला, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने तो खैर पार्टी जल्दी छोड़ दी, क्योंकि हमें समझ आ गया कि ढकोसलेबाजी है, दे डोंट मीन इट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे वांट टू। सर, दिल्ली के 3-4 बड़े मुद्दे हैं, एक यमुना, एक पोल्यूशन, ठीक है, और कैमरा वाली तो आपने बात अभी की ही कि कितनी वुमेन सेफ्टी में दिल्ली आगे है या क्राइम के मामले में, ठीक है ना। ऐसे और पोल्यूशन के बाद गार्बेज का एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए, तो इन मुद्दों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, यहाँ पे भी बात आ जाती है कथनियों करने। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को मैसिव मैंडेट मिला, उनका फर्ज बनता था कि वो दिल्ली में एज ए CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपना विद फुल ह्यूमिलिटी, फुल एक उस सत्कार के साथ लेके जनता ने मुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उनको काम करनी है। उन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया कि ठीक है, मेरा तो दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ूंगा और मैं अपना जो मुझे पॉलिटिकल एम्बिशंस है उनको कंप्लीट करूंगा। जबकि आपको जनता ने दिया था परफॉर्मेंस के लिए, आपको इसलिए दिया था ना। अब पिछले 10 सालों में देखिए आप, दिल्ली का जो बेड़ा गर्क हुआ है, दिल्ली की जो बदहाली है, उसको आप इन लाइनों में सम अप कर सकते हैं। झूठ बोल के छली गई तुम,
झूठ बोल के छली गई तू, मली गई तू, दली गई तू। झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू। झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रे दिल्ली बोल। ये कैलाश खेर का सॉन्ग है, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता। अनु रिजवी ने इसकी ये ब्यूटीफुल लिरिक्स लिखी है। ये 2019 की बात है। अच्छा। और आज भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि इनकी नीयत सच होती तो दिल्ली को आप स्वर्ग बना सकते थे। अच्छा। लेकिन अभी भी बाज नहीं आवे। अभी भी कुछ हफ्ते पहले अरविंद केजरीवाल ने बोला कि मैं दिल्ली की सड़कें चमका दूंगा, मैं यमुना क्लीन कर दूंगा, जबकि 10 साल तो हो चुके हैं इसको। तो इसको कहते हैं मतलब झूठ पे झूठ बोलना, झूठ पे झूठ बोल के जस्ट ही इज किलिंग हिज टाइम। जबकि यमुना के लिए काफ़ी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मिलता है, ये खा पी गए। बेसिकली अरविंद केजरीवाल की जो गवर्नमेंट है ये भी उतनी करप्ट है जितनी बाकी गवर्नमेंट्स हैं। आए थे व्यवस्था परिवर्तन के लिए, लेकिन निकले उतने ही करप्ट। जिस लेवल पे करप्ट हुए हैं उसका कोई मतलब आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये व्यवस्था कौन बदल सकता है? देखिए, व्यवस्था बदलने के लिए आपको 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। नंबर 1, जो जो एक्सिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड कल्पेबिलिटी। जो पॉलिटिकल पार्टियां आपको वचन देती हैं या मैनिफेस्टो होती है, उस मैनिफेस्टो को लीगल डॉक्यूमेंट का वो देना पड़ेगा, शक्ल देनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टियों को बोलना पड़ेगा कि जो आपने प्रॉमिस किया इसको, ये एफिडेविट है जनता के लिए। आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, आपको सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। यदि दिल्ली में एक सीवेज स्वीपर खुला पड़ा है, पोर्ट होल, तो यदि उसमें वो पोर्ट होल खुला पड़ा है तो नागरिकों के पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि वो जाके एमसीडी को फॉर एग्जांपल सू कर सके, कोर्ट में धकेल सके और उनको बोलो कि देखो हमने पैसा दिया, जनता ने पैसा दिया और ये यहाँ पे सेवाएं ठप हुई पड़ी। लोकपाल बिल का क्या हुआ? मतलब ये एक शुरुआत हुई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कि लोकपाल लाया जाएगा, उसके बाद ही हम लोग पीछे हटेंगे। तो जो लोकपाल की व्यवस्था आई भी उसके बाद वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई? क्या लगता है आपको कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिक को दिखाने के लिए था या कुछ हो भी रहा है धरातल पे कि नहीं हो रहा है? इसको मैं इस ढंग से बता दूंगा आपको। जब अरविंद कहता है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जन लोकपाल बिल के लिए तो मैं 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूंगा सीएम की। चंडीगढ़ में, मैं तो वहाँ पे चंडीगढ़ में प्रभारी भी था, गुल पनाग जी के कैंपेन का मैनेजर भी था, जबकि मुझे वहाँ सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, अरविंद ने कहा गुल पनाग को दे देते हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम तो काम करने आए हैं यहाँ पे, किसी न किसी ढंग से काम करेंगे। अब उसमें ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे भी मनीष सिसोदिया वहाँ पे बैठ के जो मीटिंग्स हो रही थी वॉलंटियर्स की, गुस्से में आ गए, कहते हैं कि भ्रष्टाचार के लिए हमें जो भी स्टेप लेना पड़े जन लोकपाल बिल के लिए। अच्छा, जन लोकपाल बिल का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पंजाब में क्यों नहीं लेके आइए? आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, या ये क्वेश्चन आप पूछिए। अब तो सरकार वहाँ उनकी है, अपनी है। दिल्ली में जन लोकपाल बिल, दिल्ली स्टेट में जन लोकपाल बिल लाने से इनको किसने मना किया? लेकिन उसका ठीकरा इन्होंने एलजी पे फोड़ दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल पड़ी है। लेकिन ये तो सच है ना कि एलजी के साइन के बिना पत्ता भी नहीं हिलता दिल्ली में। वो कानूनी व्यवस्था ऐसी है तो है भाई। शीला दीक्षित जब थी सीएम तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे कुछ समय के लिए, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? क्या वो आपस में हाथापाई करने पे आ गए थे? यहाँ तो हाथापाई की नौबत आई पड़ी है। हर वक्त ही जा जाके पकड़ने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इट्स अ ब्लेम गेम। अनार्किस्ट व्यक्ति क्या करता है? हमेशा ब्लेम गेम की राजनीति में जाता है। आप पंजाब में ले आओ ना जन लोकपाल बिल, आप पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म करके दिखाइए, जन लोकपाल बिल, फुल लेजिस्लेटिव पावर है आपके पास। पंजाब में भी अब इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई है, पंजाब की आप बात कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है पंजाब में? अभी आप खुद एक पंजाबी हो जी, तो क्या लगता है आपको पंजाब को लेकर? पंजाब में मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा जी के वहाँ पे बेटे, और मेरी काफ़ी फैमिलीज हैं वहाँ पे। वो सब बताते हैं कि पंजाब की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है, इनफैक्ट वर्स हो गई है। वहाँ पे जो कहते हैं कट्टे बुरे चलते हैं, मतलब यानी कि वहाँ पे एमएलए बुरे कलेक्ट करते हैं पैसों के, ठीक है। अच्छा, पंजाब में जॉब एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स वैसे की वैसे बनी पड़ी, सरकारी सुविधाएं या सरकारी सिविक एम्यूनिटीज़ वो वैसे की वैसे, वही करप्शन का बोलबाला है। इनफैक्ट पंजाब पिछले 2.5 सालों में और ज़्यादा ख़राब हो गया वहाँ पे। कुछ तो बदला होगा आम आदमी पार्टी ने,
जैसे स्कूलों की बात करते हैं कि दिल्ली में एजुकेशन की हालत ख़राब थी, हम लोगों ने इन्होंने स्कूल बनाए, ऐसा दावा किया जाता है और ऐसे आंकड़े भी है सामने, तो कुछ तो बदला होगा जो आपको लगता है, या सिर्फ ये दिखाया जा रहा है पब्लिक को? देखिए, जो आम आदमी पार्टी को एक क्रेडिट दें, यदि आप मेरे से पूछना चाहते हैं क्रेडिट, एक क्या क्रेडिट मिलेगा, तो पॉलिटिक्स ऑफ फ्रीबीज के जो जन्मदाता हैं वो है अरविंद केजरीवाल। इन्होंने ऐसी गंदगी फैलाई वहाँ पे फ्री बिजली पानी की, शोषा छोड़ के, क्योंकि दिल्ली में आपको बता दूँ, दिल्ली में जो फ्री बिजली है ना, ये 70% लोग तो यूज़ ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी सब्सिडी का जो तरीका ही गलत है। आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, जैसे ही आपने 201 यूनिट बिजली खर्च किया तो आपको 201 यूनिट का उनको, तो 70% फैमिलीज कहती हैं हमें तो फुल बिजली का बिल देना पड़ता है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा शोषा छोड़ा, उसके बाद बीजेपी, कांग्रेस सब पीछे लाइन में लग गए कि हम भी करेंगे ऐसा। बिल्कुल। तो जो भी डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स होती है, विकासशील पॉलिटिक्स या राजनीति, वो तो पिछड़ गई ना, वो साइड पे खड़ी हो गई। आप सेंट्रल गवर्नमेंट 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रही है। 125 से 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग, यानी कि मोर देन 50% लोग यदि 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है, तो ये मतलब देश की हालत बयां करता है ये। तो दिस इज द क्रेडिट, डिसक्रेडिट एक्चुअली विच गोज टू केजरीवाल। और साथ में जो एक होता है ना झूठ, एक मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होता है ना, कि बस कैसे भी झूठ पे झूठ बोलते जाओ, झूठ पे झूठ बोलते जाओ। इसलिए हमें वापस आना पड़ा 14 सालों बाद। हमने कहा हम तो सच्चाई की राजनीति करने के लिए फुली कमिटेड है, करके दिखाएंगे। BLP, भारतीय लिबरल पार्टी, ये थोड़ी सी बीजेपी जैसी साउंड करती है, भारतीय जनता पार्टी। और आपके जो विरोधी हैं उनका भी यही कहना है कि आप तो एक बी टीम की तरह काम कर रहे हैं कि यहाँ से प्रवेश वर्मा ही जीत जाए। आपको क्या लगता है इन एलिगेशंस को लेकर? देखिए, हम लगातार बोले जा रहे हैं। पिछले हमें चुनाव सिंबल डस्टबिन हमने मांगा इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें डस्टबिन दीजिए, ताकि जो फैल चुकी है झाड़ू, तिन के उसके बिखर चुके हैं, उसको भी इसमें डालेंगे, साथ में कमर पे पंजे को भी डालेंगे। हम लोगों को बोल रहे हैं लगातार, क्योंकि पिछले 4 महीने से मैं ग्राउंड कैंपेनिंग पे जुटा हुआ, डोर टू डोर कैंपेन करके हमने नई दिल्ली में अपना स्थान बना लिया और जनता से अपील की है। देखिए, मैं बी टीम इसलिए भी इसको ईजिली मैं रूल आउट कर, इसी ढंग से हो जाएगी बात। 22 सालों के मैं अपने US मेडिकल कैरियर और लाइफ को छोड़ के मैं किसी के लिए बैटिंग करने क्यों आऊँगा? थिंक लाइक दिस। फिर हम अन्ना आंदोलन के सिपाही हैं, मुझे ये क्या दे देंगे ऐसा जो मुझे USA का अपना कैरियर छोड़ने की नौबत आए? दिस इज़ वन थिंग। सेकंड ये है, नई दिल्ली विधानसभा में हम लगातार ये बोले जा रहे हैं। पहले तो जैसे ही लोगों को बताते हैं वोटर्स को कि हमारा चुनाव चिन्ह डस्टबिन है, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। ऑटोमेटिकली वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारियों को इसमें डालेंगे। हमने कहा जी बिल्कुल। तो हमारा सिंपल स्टेटमेंट है टू एवरीवन कि सब भ्रष्टाचारियों को, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, सबको पकड़िए, इसमें डालिए। क्योंकि जो हमारा चुनाव चिन्ह है उसमें देखें कि लिड खुला हुआ है, ढक्कन उसका खुला हुआ है। हमने कहा इसमें डालेंगे सब भ्रष्टाचारियों को, किसी भी पार्टी के हों, उन भ्रष्टाचारियों को इस डस्टबिन में डालेंगे, कूड़ादान में, इसको सील करेंगे, उसके बाद समुद्र में फेंक देंगे। चलिए, बढ़िया। सर, एक चीज़ और कि आपने, आपके जो प्रोमिनेंट सामने ओपोनेंट्स हैं उनमें केजरीवाल जी की तो आपने बात की खुल के, लेकिन एक जो बीजेपी से हैं वो है प्रवेश वर्मा जी, और कांग्रेस से हैं संदीप दीक्षित जी। ये दोनों ही पूर्व CM जो रहे हैं उनके बच्चे हैं, है ना जी? तो इनको लेकर आपकी क्या असेसमेंट है? देखिए, क्या है कि प्रवेश वर्मा का नई दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। प्रवेश वर्मा दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे मूंड का गांव में रहते हैं। ही हैज़ नथिंग टू डू विद न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली तो हम लोग हैं यहाँ के, मेरे यहाँ पे फैमिलीज हैं। BK दत्त कॉलोनी में मेरा यहाँ कनेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सचमुच आई एम वन ऑफ देम। अच्छा, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो व्यक्ति यहाँ पे आके चुनाव लड़के CM बनने की तलाश में हो, नई दिल्ली की विधानसभा के लोग अगेन एंड अगेन वो बोलते हैं कि हमें MLA चाहिए, CM एस्पिरेंट नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये क्या कि CM के बेस में साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा। अब आते हैं संदीप दीक्षित जी पे। संदीप दीक्षित जी पिछले 15 सालों में कभी दिखे ही नहीं यहाँ पे। वो तो MP पे रह चुके हैं ईस्ट दिल्ली से, तो कभी उन्होंने यहाँ जनता के लिए काम किया हो? हम यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं, हम यहाँ पेशेंट्स भी देखते हैं, यहाँ पे बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ मैं, यहाँ पे हमने यूथ क्लब भी बना लिए।
एंड अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई है जो उनको समझ आ जाता है। एज ए डॉक्टर, और मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ का डॉक्टर हूँ, तो मैं वुमेन के साथ बड़ा अच्छा कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि एज ए डॉक्टर आई कैन डिस्कस इश्यूज अबाउट प्रेगनेंसी, मैटरनिटी, यू गेट माई पॉइंट ना। मतलब ऐसी कई सारी जानकारियां जो आप महिलाओं के साथ डिस्कस करते होंगे तो एक कनेक्ट बन ही जाता है। कनेक्ट बनता है इजी, एज ए डॉक्टर आई कैन सिट विद देम, आई कैन टॉक टू देम, एज ए मदर्स एंड सिस्टर्स, आई कैन टॉक टू देम। तो संदीप दीक्षित जी की आप बात कर रहे थे, उनको आप कैसा कैंडिडेट समझ रहे हैं? आपने बोला कि 15 साल से वो यहाँ नहीं आए, एमपी भी रहे, और एक मैं आपका इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें आप ये कह रहे थे कि संदीप दीक्षित जी केजरीवाल जी के काफ़ी करीबी रहे हैं। ये कहाँ से आती हैं बातें? जब देखिए, पहले तो इनका गठबंधन था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, लोकसभा इलेक्शन 6 महीने पहले। अब ये दुश्मन दिखा रहे हैं अपने आप को एक दूसरे का, पॉसिबल ही नहीं है। जिस दिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 2024 में गिरफ्तार किया, तो संदीप दीक्षित उनके घर पे पहुंच गए, शीश महल, वहाँ पे आंसू बहाने लग गए कि ये तो इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, ईडी ऐसी क्या कंपल्शंस हैं कि रात को 9 बजे आ गई। आप उनके साथ खड़े हैं उस वक्त, यानी कि आप उनके जितने भी करप्शन के चार्जेस उनको माफ़ कर दिया आपने, तभी तो आप खड़े हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग विद हिम, यू हैव कॉम्प्लिसिटी इन दिस, संदीप दीक्षित जी। बाकी संदीप दीक्षित और इनका कांग्रेस का कोई कैंपेन है भी नहीं यहाँ पे। नई दिल्ली विधानसभा में दे आर नॉट इवन विजिबल। मैं तो ये कहूँगा कि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, विच इज़ वेरी क्लियर, और अबंडेंटली दिख भी चुका है यहाँ पे, आपको दिखते नहीं हो। और टीवी पे कुछ इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं लगातार, यहाँ पे दिखते नहीं। ज़मीन पे यदि कोई दिखता है तो भारतीय लिबरल पार्टी। आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और क्या लग रहा है आपको कि आपको इस बार यहाँ से जीत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जाने के साथ साथ लगातार 4 महीने से मैसिव डोर टू डोर कैंपेनिंग, अभी भी मैं गोल मार्केट इलाके में जाने वाला हूँ। ईस्ट किदवई नगर मेरा कैंपेनिंग का टाइम है। इसके बाद हम लोगों से मिलते हैं और बड़े विनम्रता से हमारी टीमें जाती हैं, छोटी छोटी, विनम्रता से कहते हैं, देखिए मैं डॉक्टर मुनीश रायजादा कैंडिडेट हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, हम चाहते हैं कि आप हमें इस बार समर्थन दीजिए, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे मिलके, आप और मैं इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। मैं अकेला नहीं जीत सकता, अकेले आप नहीं जीत सकते। परिवर्तन का समय आ चुका है, बदलाव का समय। दिस इज़ माई सिंपल अप्रोच। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अमेरिका से 22 सालों का अपना कैरियर देश सेवा के लिए आया हूँ, एक संकल्प लेके आया हूँ कि राजनीति करके दिखाएंगे आपको अच्छी। अगर जीत गए तो यहीं रहने की उम्मीद की जा सकती है, अगर हार गए तो क्या वापस चले जाएंगे? नहीं, यहीं पे हूँ मैं। हाँ। मैंने यूएस से छोड़ दिया है 2023 में। मैं फुली पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए कमिटेड हूँ। मैंने ये अपने आप को कहा कि मैंने पेशेंट सेवा तो काफ़ी कर ली, अब देश में राजनीति की सेहत पे ध्यान देंगे। अच्छा, आपके बारे में एक चीज़ और जो सुनने में आती है वो ये है कि आपको आम आदमी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए आप नाराज़ रहते हैं उनसे, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं तो आम आदमी पार्टी में 3 साल तक था, 2-3 साल। टिकटों के लिए नहीं आए थे हम। और अगर टिकटें लेनी होती है, टिकटें मुझे उस वक्त कुछ करना, जिसको कहते हैं पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स, तो मैं 2014-15 में पार्टी बना लेता अपनी। हम लोग रिफॉर्मिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं। हम चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र का सुधार हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये होंगे तो देश का लोकतंत्र अपग्रेड हो जाएगा। फोकस वही है अपना। लेकिन आपको कुछ चाहिए नहीं था आम आदमी पार्टी से? बिल्कुल, मतलब कुछ तो चाहिए होगा, कुछ जो आपको लग रहा होगा जिस वजह से आप निकले वहाँ से। हाँ, लड़ाई थी सिद्धांतों के लिए। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि सिद्धांत जिनकी वजह से पार्टी बनी उस पे अमल किया जाए, वो एग्जीक्यूट किया जाए, ताकि अपने देश में वास्तव में ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स या जो व्यवस्था परिवर्तन का सपना पूरा हो। वो सपना दिल में था, मन में था, वो टीस है कि ये लोग भटक गए वहाँ से। केजरीवाल जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने ना, तो उनकी एक तस्वीर है बहुत फेमस। उसमें एक तरफ योगेंद्र यादव जी दिखाई दे रहे हैं और एक तरफ कुमार विश्वास जी। योगेंद्र यादव की स्टोरी तो हमने जान ली कि कैसे पार्टी से बाहर हुए, किस तरह से मीटिंग बुलाई गई, बाउंसर्स उस मीटिंग में थे, जो भी रहा। कुमार विश्वास की क्या स्टोरी है? कुमार विश्वास बड़ी ईमानदारी के साथ जुड़े थे। कुमार विश्वास के साथ मैं उनकी सत्यनिष्ठा पे कोई डाउट नहीं करता, क्योंकि वो अभी भी सभी जो भी बुराइयां हैं वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो खिलाफ बोलते हैं उनके, यानी कि जो सच है वो बोलते हैं। कुमार विश्वास को मैंने मैंने कहा आप पॉलिटिक्स में आइए, क्योंकि एक समय आया था भूपेंद्र जी जब आम आदमी पार्टी में विघटन का समय था, मतलब एक था, स्प्लिट होना चाहिए था क्योंकि वॉलंटियर्स भी परेशान थे, हमारे जैसे लोग परेशान थे कि पार्टी तो सिद्धांतों से भटकती जा रही है। कुमार विश्वास को मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि आप बागडोर संभालिए, पार्टी स्प्लिट लेके आइए, ताकि सच्चाई की राजनीति के लिए हम कैप्चर करें सिद्धांतों के लिए।
ये उसी वक्त की बात है ये लगभग 2016 की बात है। जब वो पार्टी में ही थे, आम आदमी पार्टी में। जी, तो फिर क्या हुई? वो स्टेप नहीं लिया उन्होंने। हम्म, फिर जब वेब सीरीज़ बनाई तो उसमें भी वो कुमार विश्वास में भी लंबी बातें हुई और डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ में दिखते भी हैं वो। तब भी यही बातें हुई जब शूट ख़त्म हो गया, तब भी मैंने कहा कि आप भागदौड़ संभालिए। लेकिन वो आई थिंक समहाउ अपने ऑक्यूपेशन में इतने बिजी हैं, जो पॉलिटिकल एक हिम्मत चाहिए थी, एक पॉलिटिकल स्टेप लेने की एक वो था, वो नहीं ले पाए। इस बात का मुझे दुख है। आज भी कुमार विश्वास यदि आंदोलन वाली उस सिद्धांतों वाली पॉलिटिकल पार्टी या उस कॉन्सेप्ट को समर्थन दे तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो मतलब आपको है कि अगर कुमार विश्वास आपके साथ जुड़ते हैं तो आप उसके लिए तैयार हैं? कुमार विश्वास हमारे साथ ही हैं। अच्छा, उनका मोबाइल सपोर्ट हमारे साथ है। ठीक है। लेकिन उनको जिस ढंग से एक वो दिखाना चाहिए साहस, मतलब साहस है उनमें, लेकिन वो एक साहस पब्लिक तक भी पहुंचना चाहिए कि यस। लेकिन जब बाकी नेताओं को बाहर किया जा रहा था तब तो वो पार्टी में ही बने हुए थे। कुमार विश्वास को तब तक योगेंद्र यादव जब इनको सबको हटाने के बाद अरविंद केजरीवाल को समझ आ गया कि हटाना इज नॉट ए सोल्यूशन, तो उन्होंने उनको इग्नोर किया। लेकिन कुमार विश्वास वाज एन एसेट फॉर आम आदमी पार्टी। तो ये बात सही है कि राज्यसभा सीट नहीं मिली, इस चक्कर में बाद में ये विवाद हुआ है पूरा? नहीं, राज्यसभा सीट नहीं, ऐसा कुछ मुझे अल्टीमेटली आप लोगों को तो भेजेंगे ना, अच्छे लोगों को। तो यदि उन्होंने राज्यसभा में जाने की चाह थी तो क्या गलत है? भाई केजरीवाल भी तो खुद स्वयं सीएम बन के बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता। और यदि आप पॉलिटिकल एम्बिशन रखते हैं तो क्या गलत है उसमें? चलिए, बहुत बढ़िया है सर। एक चीज़ बस, मैं 2-3 सवाल मेरे बहुत छोटे छोटे हैं जी। आपकी जो डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है उसमें परमजीत सिंह कट्याल जो करनाल से आम आदमी पार्टी के एक एक्टिव मेंबर रहे हैं, वो कुछ एलिगेशंस लगाते हैं। उनमें कितनी सच्चाई है उन एलिगेशंस में? मसलन कि उनको सिम कार्ड दिए जाते हैं, सिम कार्ड से कॉल होती है तो फिर बाद में पार्टी के जो मुखिया हैं वो आते हैं स्क्रीन पे और बोलते हैं कि भाजपा वाले हमारे लोगों को तोड़ रहे हैं। ये क्या था, वो पूरा एपिसोड क्या था? अनफॉर्चुनेटली इन यंग एज परमजीत कटियाल जी की डेथ हो गई है 2 साल पहले, जो कि काफ़ी शॉकिंग था हमारे जैसे लोगों के लिए। परमजीत कटियाल पार्टी में शुरू से जुड़े हुए व्यक्ति थे और जुझारू व्यक्ति थे वो, मतलब ग्राउंड पे काम करने वाले एक्टिविस्ट। उन्होंने जो एक्सप्लेन किया वो सच्चाई है, क्योंकि किस प्रकार से भाग सिंह की टिकट काटी गई, ऑटो ड्राइवर कालका जी से पहले टिकट अनाउंस की गई। सबसे पहले भाग सिंह जी को टिकट दिया गया था, ऑटो ड्राइवर। फिर कैसे उनकी टिकट काटी गई, फिर कैसे जो ये आपने एपिसोड सिम कार्ड वाला बताया, ये बिल्कुल सत्य है ये। एंड क्योंकि मैं भी पार्टी में था उस वक्त, तो आई कैन कनेक्ट टू दैट। तो ये ड्राइवर वाला क्या थी बात, कैसे क्यों काटा गया था टिकट? भाग सिंह का टिकट पहले अनाउंस कर दिया गया, ये क्योंकि ऑटो ड्राइवर्स ने काफ़ी समर्थन दिया था आम आदमी पार्टी को उन दिनों। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऑटो ड्राइवर को टिकट देंगे। अब भाग सिंह कालका जी से टिकट दे दी, सिख कॉन्स्टिट्यूंसी, सिख काफ़ी संख्या में है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब इनके मन में लालच आ गया कि टिकट तो बेचनी है, तो इन्होंने टिकट बेचने के लिए ये स्वांग रचा, कि उसको हटा दिया गया, ठीक है, और बाद में टिकट बेच दी गई। यानी कि ऐसे कई एपिसोड्स रहे हैं। अब तो खुलेआम टिकटें बेचते हैं। उंगलियों पे गिना सकते हैं कौन कौन से बड़े लोग हैं जिन्होंने अब तक आम आदमी पार्टी छोड़ दी? हाँ, ऑफ कोर्स इसमें प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शांति भूषण, शाजिया इल्मी, कुमार विश्वास भी लगभग आप कह सकते हैं कि उसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, फिर कपिल मिश्रा ने छोड़ दी। शिवेंद्र चौहान, उन्होंने पार्टी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उन्होंने ही वॉज द फर्स्ट। शिवेंद्र चौहान उस वक्त एक्टिविस्ट थे, नव भारत टाइम्स से किसी अखबार में वो थे, पत्रकार थे। बट कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जब ये अन्न आंदोलन की जो नींव रखी गई, उसमें ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल। उन्होंने सबसे पहले विरोध किया जब देखा कि सिद्धांत से भटकने लगे, तो ये है। अच्छा, कर्नल सहरावत हैं, वो भी अल्टीमेटली उन्होंने बाद में पार्टी छोड़ी, बट वो भी पहले भिजवासन से एमएलए रह चुके हैं। तो ऐसे कई नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने पार्टी उस वक्त छोड़ी। मयंक गांधी जी को लेकर के प्रोफेसर आनंद कुमार हो गए, मयंक गांधी हो गए, इनका नाम मुझे पहले लेना चाहिए था, मयंक गांधी जी का। मयंक गांधी ने तो एक पुस्तक भी लिखी है और अपनी वेब सीरीज में काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने काफ़ी बातें खुल के बताई हैं। तो ये काफ़ी ऐसे नाम। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं ना, वो कहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये सब उस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के कद के थे, लेकिन अंत में ये उनको अपना नेता नहीं मान पाए, इसलिए ये आज उनकी बुराई करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रोसेसेस इतनी फैलेंगी तो आपको तो लोग चाहिए, केपेबल लोग। लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि सब कुछ पकड़ के अपने पास रख। भाजपा की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहिए?
भाजपा की राजनीति पे मेरे कुछ कमेंट्स ये हैं कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम का ज़माना था, वो भाजपा तब सैद्धांतिक भाजपा थी। अब ये भटक चुकी है देशभक्ति के नाम पे। इन्होंने यहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया अपने देश में, ठीक है, जो डिवाइड पैदा किया है, जो नफरत की राजनीति इन्होंने फैलाई है पिछले 10 साल में, उसका लंबे टाइम तक उसका भुगतान नहीं हो पाएगा। देखिए क्या होता है कि बात बोली गई सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास कहाँ पे है? मैं यूएसए में रहा हूँ, मुझे पता है कि किस प्रकार से इकोनॉमी बेस्ड पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मुद्दों पे पॉलिटिक्स की जाती है। यहाँ पे तो वही है, फ्रीबीज और ये मुद्दों से भटका के क्षेत्रवाद, जातिवाद और धर्मवाद, उसी पर राजनीति की गई है। परवेश वर्मा जी 1100 रुपया वाला को क्या कांड हुआ था पीछे? सिंपल सा, इससे घृणित काम कोई हो नहीं सकता, इससे घिनौना हुआ क्या था? कैश फॉर वोट। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा नहीं था, जैसे उनको समझ आया कि उनको टिकट मिलेगी, उन्होंने 1100 रुपये कैश, ये बीके दत्त कॉलोनी में है इस वक्त, आप बीके दत्त कॉलोनी में हमारे पास महिलाएं आई, वो कहती जी 1100 रुपये कैश मिल रहा है। लिफाफे हमें दिखाए उन्होंने, मेरा ऑफिस यहीं पे भारतीय लिबरल पार्टी का, हमें दिखाया कि देखो कल रजिस्ट्रेशन हुआ था मेरा, आज मुझे 1100 रुपये कैश दिए, 500 के 2 नोट और एक 100 का नोट। हमने वीडियो भी बनाया इस पर। तो इन्होंने सोचा कि अब देखिए नई दिल्ली विधानसभा से परवेश वर्मा का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ही इज़ एन आउटसाइडर, ही इज़ एन एलियन, एक्चुअली मिसफिट है इसके लिए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब पैसे बांटो और लोगों को खरीदो। हमने ये कहा जनता से, आपको ऐसा नेता चुनना है जो नए आपको खरीद सके, ठीक है, और नए स्वयं को बेचने के लिए तैयार हो, ऐसा नेता चाहिए आपको। तो बीएलपी के अभी कितने कैंडिडेट्स दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं? दिल्ली में 4 सीटों पे हम, 3 पे नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया हमारा, टोटल 4 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। 4 सीट पे। और इस चुनाव के बाद अगला कौन सा टारगेट है आप? वी आर फुली कमिटेड टू दिल्ली स्टेट। दिल्ली स्टेट के विकास के लिए आए, दिल्ली को वापस उसके वैभव पे लेके आएंगे, दिल्ली एज ए स्टेट, एंड उसके बाद जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी दिल्ली में, उसी पे काम करेंगे। म्युनिसिपल चुनाव में भी उतरेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एमसीडी के बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि एमसीडी अगेन भ्रष्टाचार का अड्डा है, और इसको क्लीन करने के लिए हमने शपथ ली हुई है। तो ये सब काम आपको लगता है कि भारतीय लिबरल पार्टी कर पाएगी? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मुझे अब 1.5 साल हो गए यहाँ पे। आई एम फुली एंजॉइंग दिस पॉलिटिकल एक्शंस। हम मीडिया वालों को पैसा नहीं देते, मीडिया वाले यहाँ पे यू नेम इट, एनी मेन स्ट्रीम, जिसको आप कोट अनकोट मेन स्ट्रीम बोलते हैं। पहली बात तो मेन स्ट्रीम मीडिया कहना ही नहीं चाहिए, ये लोग प्रेस्टिट्यूट है, बिका हुआ है। आप कोई भी बड़े चैनल का नाम ले लीजिए, सब इनका काम है प्रोस्टिट्यूशन वाला, ये पैसे लेके जो भी करते हैं। देखिए हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक संपादकीय लिखा, राजधानी का रायज़ादा, सेंसर लगा दिया। मेरे यहाँ पे मेरा कोई भी नाम मेंशन होता है, आम आदमी पार्टी उसको ब्लॉक करवा देती है। ये तो इनके लेवल का वो है, ग्राउंड कैंपेनिंग वो देखना नहीं चाहते हमारी। गाने वाला का वो क्या एपिसोड हुआ था कि आपने किसी सिंगर को गाने के लिए बोला था अपने लिए, वो क्या एपिसोड था पूरा? कैलाश खेर का एक सॉन्ग है, बोल रे दिल्ली बोल। मेरी वेब सीरीज़ जो है ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता, ये मैंने कंप्लीट की, तो 26 दिसंबर 2019 को मैंने ये गाना रिलीज़ करना था, क्योंकि वेब सीरीज़ अभी मैं रिलीज़ करने की सिचुएशन में नहीं था। तो मैंने ये गाना रिलीज़ करना चाहा, और मैंने सिर्फ एक दिन पहले अनाउंसमेंट की कि कल शाम को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में एक पीसी है, शाम को 5 बजे, एंड उस वक्त मैं बोल रे दिल्ली बोल सॉन्ग लॉन्च करूँगा। एक हल्का सा उसका मैंने 30 सेकंड का टीजर लगा दिया। उसके बाद जैसी वो बात फैली, अरविंद केजरीवाल ने कैलाश खेर को फ़ोन किया। ये आपको किसने बताया? क्योंकि कैलाश खेर का फ़ोन आया मेरे पास। अच्छा। कहता है कि गाना अब ये क्या मुनीश जी, ये गाना वापस हो सकता है? मैंने कहा गाना वापस होगा क्यों? ये तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन इस ढंग की थी कि हमने आपको, आपके जो आपने गाना गाया उसके लिए हम धन्यवादी हैं कि आपने गाना गाया, अपनी बड़ी मेलोडियस वॉइस इसको दी, लेकिन इट वाज ए कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग। हमने आपको उसके लिए आपको जो मतलब उसके जो पैसे दिए थे, तो मैंने कहा इसको तो मैं वापस नहीं लूँगा। मैंने तो कन्विक्शन के साथ कि झूठ बोल के छली गई तू, दली गई तू, मली गई तू, झूठ का जिसने पीटा ढोल, खोल दे उसकी पोल, बोल रहे दिल्ली बोल। तो मैंने कैलाश खेर को ये बोला, कैलाश भाई को, मैंने कहा देखिए आप तो अन्ना आंदोलन के समर्थक हैं, अन्ना आंदोलन में इन्होंने ध्यान होगा कैलाश खेर ने एक गाना खुद बना के रिलीज़ किया था, ठीक है ना।
धरती से अंबर तक नाद गूंजेगा, अन्ना जी पे था। इट वाज ए डिवोशन टू अन्ना जी। मैंने कहा आप तो उस वक्त के तब आप तो आईएससी और आम आदमी पार्टी को समझते हैं, तो अब इतना बैकफुट क्यों ले रहे हैं या पीछे क्यों यू टर्न क्यों ले रहे हैं? कहते आप समझते हैं बहुत दबाव है मेरे पे केजरीवाल का। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, ये गाना मेरे पास है इस वक्त और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। डोंट वरी, और बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करने के बाद हमें। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हैं कि आप पीछे हटने वाले नहीं हैं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप उतरिए, चुनाव लड़िए और अगर आप जीत कर आते हैं तो दिल्ली के विकास में पूर्ण योगदान से अपना काम करिए। और इसी के साथ सर ये इंटरव्यू हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जाते जाते आपसे हम एक वादा लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों से जुड़े हुए डॉक्टर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक पॉडकास्ट आप हमारे साथ स्टूडियो में भी करें हमारी उन ऑडियंस के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली बच्चे जिनके छोटे छोटे होते हैं उनको लेकर किस तरह की सावधानियां उनको बरतनी चाहिए सर। कभी भी, आई एम ए मेडिकल डॉक्टर बाय ट्रेनिंग, तो आप कभी भी ये निःशुल्क सेवा आप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत वेरी हैप्पी ऑन दैट। बहुत बढ़िया सर। पहले लेकिन आप चुनाव की व्यवस्थाओं से जितना भी ये पूरा काम है उनसे निपटिए, उसके बाद हम लोग आपसे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। तो ये थे मनीष रायजादा जी, BLP पार्टी के प्रेसिडेंट है और न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं अभी। और इनका इंटरव्यू आपने सुना, आपने जाना पूरी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को लेकर, दिल्ली की पॉलिटिक्स को लेकर और इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दौरान क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उन चीज़ों के बारे में भी इन्होंने बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और इंटरव्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।